हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसा नाम में ही फ्यूचर है, तो हमको मालूम है ये टेंस फ्यूचर की एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट आप किसी को बताएंगे जो फ्यूचर में होने वाला है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाएगा। कोई भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाला है, कोई और करने वाला है, यानी कुल मिलाकर फ्यूचर का कोई भी एक्शन है, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी आइडेंटिफिकेशन, किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म के थ्रू होती है। तो लेट्स सी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहां पे हमें दो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब है विल और दूसरी है शैल। अच्छी बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं किया जाता है। शैल को अब आउटडेटेड माना जाता है, इसे कंसीडर अब नहीं किया जाता है। हर चीज विल से ही बताई जाती है। विल ही आप यूज कीजिए, एक ही फॉर्म याद रखिए, विल। फिर भी कुछ पुराने एग्जाम जो बहुत पुराना पैटर्न डिमांड कर रहे हैं, पुराने पैटर्न पे हैं, और कुछ रिटन में आप लिख रहे हैं जिसपे आपको बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही आउटडेटेड इंग्लिश में लिखना है, तो वहां पे आप शेल का यूज कर सकते हैं। हो सकता है वहां शेल मैंडेटरी भी हो, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बचपन में हमने पढ़ा था कि शेल किस बारे में, कहाँ हम लगाते हैं, इसका यूज क्या है। तो हमने देखा था कि जब आई और वी होते हैं तो उसके साथ शेल लगाया जाता है। आपको किसी तरह का कोई प्रिडिक्शन करना है, अपना कोई डिसीजन बताना है, आपको कोई इंटेंशन बताना है, किसी से कोई प्रॉमिस करना है, उन सब के लिए हम शेल का यूज करते हैं। पर अब हमें शेल को अवॉइड करना है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में हमें शेल को अवॉइड करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी फ्रेंड्स। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो काम यहाँ पे और भी आसान हो गया। अब कोई भी बात जो फ्यूचर में होगी या आप करोगे, उसको बताने के लिए क्या करना होगा, बस सब्जेक्ट लगाइए, विल लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो गया आपका काम। चलिए बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम घर जाके क्या करोगे। मैं घर जाके एक कप चाय पीऊंगा। आई विल टेक अ कप ऑफ टी। देखा, सब्जेक्ट विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम क्या करोगे घर जाके, मैं तो सो जाऊंगा, आई विल स्लीप। और तुम क्या करोगे, आई विल वॉच टीवी। और तुम क्या करोगे, आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बातें करूंगा। देखा कितना सिंपल है। इसी तरह से फ्रेंड्स, तो क्या हर सेंटेंस विल लगा के बताया जा सकता है। फ्यूचर थोड़ी ही दूर का हो या बहुत दूर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विल लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, आपका काम हो गया। लेकिन यहां पे आपको कुछ और भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, क्या सारे सेंटेंसेस को हम विल लगाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। गोइंग टू को भी देख लेते हैं एक बार। ये गोइंग टू क्या है, आपने फ्यूचर के टेंसेस में कई बार गोइंग टू को भी देखा होगा। ये गोइंग टू अचानक से कहां से आ जाता है, थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं लोग कि गोइंग टू कैसे आ गया, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो हम अब देखते हैं कि गोइंग टू, स्पेशली गोइंग टू भी फ्यूचर के इंटेंशंस को या फ्यूचर के किसी भी एक्शन को बताने के काम में आता है। अब देखिए जरा फर्क यहां पे समझते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने जो विल के सेंटेंसेस देखे थे कि तुम घर जाके क्या करोगे, उसमें आपने तुरंत कुछ सोचा और उसके बाद बताया, यानी आपने उसी वक्त सोचकर डिसीजन लिया और बताया। ठीक है, लेकिन क्या हो कि किसी चीज के बारे में जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है, ऑलरेडी सोचा हुआ है, ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है, तो उन एक्शंस को बताने के लिए हमें गोइंग टू का यूज करना होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर खरीदने वाला हूं। आपने 2 साल से 5 साल से डिसाइड किया हुआ है, तो अब इसमें आप गोइंग टू लगाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेल फोन। आप 2 महीने से सोच रहे हैं, डिसाइड किया हुआ है खरीदूंगा ही, तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेल फोन। ये वो काम है जिसके लिए आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। आई एम गोइंग टू ओपन ए शॉप, मैं एक शॉप खोलने वाला हूं, दुकान खोलने वाला हूं। देखा, इसके बारे में भी आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है। बोल बाद में रहे हैं बहुत, डिसीजन बहुत पहले से, आप डिसाइड बहुत पहले से इस चीज को कर चुके हैं। तो प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे विल की जगह आप गोइंग टू लगाइए। अच्छा, गोइंग टू और भी कहीं लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, पक्का सर्टेन है, जिसके इंडिकेशंस आपको प्रेजेंट में ही मिल गए हैं, तो भी आप गोइंग टू का यूज करेंगे। अच्छा कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्लाउड्स देखे, आसमान में आपने क्लाउड्स देखे, तो क्लाउड्स देखकर आपने अंदाजा लगाया, ओ माय गॉड इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, इट्स गोइंग टू रेन। इट विल रेन की जगह आपने क्या बोला, इट्स गोइंग टू रेन। गोइंग टू रेन क्यों लगाया, क्योंकि जो चीज सर्टेनली पक्के तौर पर होने वाली है, उसके इंडिकेशन आपको प्रेजेंट में ही मिल गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये बोट है, इस बोट को ले लीजिए, एक बोट का एग्जांपल आपके सामने आता है। इस बोट को देखिए, ये जो बोट है, तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा ही पानी भर गया है, कहीं से इसमें लीकेज हो रहा है। हालांकि इस बोट में कोई नहीं बैठा हुआ, सिर्फ
वहीं पर साइड में लगी हुई है पानी में, लेकिन इसमें पानी भर रहा है। मुझे लगता है द बोट इज फुल ऑफ वाटर, इट्स गोइंग टू सिंक, ये डूबने वाली है। अच्छा, इट्स गोइंग टू सिंक, वो डूबने वाली है। आपने किस बेस पे कहा? क्योंकि प्रेजेंट में उसके साइन मिल रहे हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आपको सर्टेनिटी दिख रही है, पक्के तौर पे आप कह सकते हैं पक्का ही डूबने वाली है, तो वहां पे हम विल की जगह यूज कर रहे हैं गोइंग टू। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गोइंग टू क्या और भी कहीं यूज में आता है? यस, एक जगह आप गोइंग टू को और यूज में लगाएंगे। कोई भी चीज जो बहुत ही जल्द होने वाली है और आप इसके लिए श्योर हैं कि वो चीज बहुत ही जल्द होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने किसी ने एक दीपावली का छोटा सा फटाका रखा और उसमें बत्ती उसकी जलाई, तो आप कह रहे हो द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड। क्यों बोला आपने द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड? क्योंकि वो जल्द ही फटने वाला है, जल्दी एक्सप्लोड होने वाला है, इसका प्रूफ आपके सामने ही है, तो द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर के किसी भी एक्शन को बताने के लिए विल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में क्या रखनी है कि अगर जो भी काम आप करने वाले हैं, आप करने वाले हैं और उस काम का डिसीजन आप पहले ही ले चुके हैं, बस आपको मैसेज कन्वे करना है कि मैं काम करने वाला हूं, डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है, बोला बहुत बाद में रहे हो, आप गोइंग टू लगाएंगे। या फिर कोई चीज फ्यूचर में होगी, इसके लिए आप श्योर हैं और उसके इंडिकेशंस भी आपको मिल रहे हैं, तो भी आप गोइंग टू लगाएंगे। या कोई चीज आप वैसे ही देख रहे हैं कि होने ही वाली है, उसके लिए भी आप गोइंग टू लगाएंगे। तो क्या फ्यूचर का काम यहां पे हो गया? नहीं, अभी हमें कुछ चीज और समझनी होगी। थोड़ा सा मामला यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने के बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, फ्यूचर में होने वाली कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको होना तो फ्यूचर में है, लेकिन उसको पहले कहीं लिखा जा चुका है, उसका टाइम टेबल बन चुका है, उसको फिक्स किया जा चुका है, हमें प्रेजेंट में उसकी डेट और टाइमिंग बहुत अच्छे से पता होती है। इन सभी चीजों को कन्वे करने के लिए अब ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को कन्वे करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। देखा, एक टेंस जो फ्यूचर का है ही नहीं, वो फ्यूचर का काम करेगा। कब करेगा? वो फ्यूचर का काम तब करेगा जब फ्यूचर का कोई भी एक्शन कब होगा ये प्रेजेंट में ऑलरेडी लिखा जा चुका है, किसी टाइम टेबल में वो ऑलरेडी नोट किया जा चुका है, उसकी डेट पहले से फिक्स की जा चुकी है। कोई भी ऑफिशियल काम है जिनकी डेट फिक्स्ड है, खास तौर पर उन सब चीजों को हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझा जाए, जैसे मान लीजिए आज रात को 10 बजे कोई नया टीवी शो स्टार्ट होने वाला है, टीवी सीरियल स्टार्ट होने वाला है आज रात को 10 बजे। अभी तो सुबह के 10 बजे, 12 घंटे होंगे उसको, उसका पहला एपिसोड आने में। तो ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग जब इस चीज को बताने की कोशिश करेंगे, अरे वो सीरियल जिसकी तू बात कर रहा है, वो सीरियल वो तो रात को 10 बजे आएगा, वो रात को 10 बजे आएगा। ज्यादातर लोग इसका ट्रांसलेशन करने में विल का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पर नहीं, वो शो भले ही रात को 10 बजे आएगा, लेकिन प्रेजेंट में आपको पता है कि वो रात को 10 बजे आएगा, पहले से पता है। हो सकता है 1 महीने पहले से उसका ऐड आ रहा हो कि शो शुरू होने वाला है, 1 महीने पहले डिसाइड हो गया हो कि वो जो शो है इस तारीख को इतनी बजकर इतनी मिनट पे शुरू हो जाएगा। इस केस में हमें सिंपल फ्यूचर का यूज ना करके सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। कैसे? द शो विल स्टार्ट एट 10 PM। रॉन्ग, द शो स्टार्ट्स एट 10 PM। राइट, इस तरह से हम इस बात को, अच्छा इसको और इजी कर देते हैं। चलिए देखिए, आपके ऑफिस से जब आप जाते हैं, कॉलेज से जाते हैं या स्कूल से जाते हैं, आपको पता होता है अगले दिन आप फिर सेम टाइम पे अपने फ्रेंड से मिलेंगे। तो जब आपके जाने का टाइम होता है शाम को या दिन में व्हाटएवर, आपको पता होता है अगले दिन फिर किस टाइम पर एग्जैक्टली मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको आपके आने का टाइम अगले दिन ऑलरेडी मालूम है, तो ये फिक्स्ड है। ये फ्यूचर के टाइम, ये प्रेजेंट में ही टाइम टेबल बन चुका है फ्यूचर के एक्शन का। तो जब भी जाते हैं तो अपने फ्रेंड से आई विल सी यू क्यों नहीं बोलते, सी यू टुमारो ही क्यों बोलते हैं, आई सी यू टुमारो ही क्यों बोलते हैं, आई विल सी यू टुमारो क्यों नहीं बोलते? कभी आपने नोटिस किया? सी यू, सिया, यही बोलते हैं ना, विल नहीं लगाते इसमें, जबकि मिलना तो आपको कल है, अगले दिन है, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्रेजेंट में डिसाइड हो चुका है कि फ्यूचर में कब ये काम होगा। तो प्रेजेंट क्लेम कर देता है उस चीज पे कि जब प्रेजेंट हूं, मुझको मालूम है फ्यूचर में एक्टिविटी कब होगी, जब आई नो इट रियली वेल, तो ये फ्यूचर का एक्शन कैसे रहा, इस पे तो मेरा राइट हो गया, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है। प्रेजेंट को फ्यूचर के बारे में पता है, तो फिर तो प्रेजेंट का राइट उस पर ज्यादा हो गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, आपने देखा किस केस में सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर की जगह ले लेता है। एक चीज आपको ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, तो क्या यहां पे काम हो गया? नहीं, यहां पे एक छोटी सी बात आपको और भी ध्यान रखनी होगी। वो आपको ये ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स कि अगर आपने किसी चीज की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया प्लानिंग आप करके बैठे हो, तो उसके लिए आप गोइंग टू का यूज करेंगे।
ऑफ कोर्स यहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हैं। मन में थॉट आता है ना, गोइंग टू गो में आईएनजी लगाई के तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का से क्या जैसा ही तो वो लगाना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो आप करने वाले हो, ठीक है ना, जैसे कि यह होने वाली है, जैसे माई अंकल इज कमिंग टुमारो, मेरे अंकल कल आ रहे हैं। माई अंकल इज कमिंग टुमारो, उनका डिसीजन पहले ही हो चुका है आने का। ठीक है ना, वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, हम आज बाहर खाना खाने वाले हैं। ठीक है, या पहले डिसीजन ले चुके हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज किया जा सकता है फ्यूचर के किसी एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या यहाँ पे हमारा काम हो गया? एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। कोई भी सेंटेंस हो सकता है उसमें एक्शन आपको ना मिल रहा हो, तो विल भी लगाइए और फ्यूचर का काम हो गया। जैसे कि हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें भी ऐसे सेंटेंसेस थे जो नॉन एक्टिव थे, सिंपल पास्ट में भी ऐसे एक्शन थे जो नॉन एक्टिव थे, तो सिंपल फ्यूचर में भी होंगे। ठीक है, वो वहीं पे होगा, ही विल बी देयर, तो वहां जाएगा ना, वो वहीं होगा, ही विल बी देयर। देखा, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इट विल बी ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा होगा, इट विल बी ग्रेट, देखा इसमें भी कोई एक्शन नहीं आया। तो नॉन एक्टिव सेंटेंस एक्सप्लेन करने के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस काम में आता है। इसकी नॉन एक्टिविटी जब होती है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाती है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट ने नॉन एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहां से ली थी? अपने पड़ोसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। सिंपल पास्ट ने कहां से ली थी? अपने पड़ोसी पास्ट कॉन्टिन्यूस से। तो सिंपल फ्यूचर कहां से लेगा? अपने पड़ोसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, फ्यूचर की बात करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे जरूरी है विल लगाइए, फर्स्ट फॉर्म लगाइए और सिंपल फ्यूचर से कोई भी बात कह दीजिए। सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके फाइन। लेकिन अगर जो बात आप कहने वाले अपने किसी डिसीजन के बारे में बताने वाले हैं, किसी काम के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं, तो उसे गोइंग टू से बोलिए। ठीक है, अच्छा, और अगर कोई चीज आपको पता है होने ही वाली है, सर्टेन है, प्रेजेंट में उसके इंडिकेशंस दिख रहे हैं, तो भी गोइंग टू से बोलिए। और अगर आप किसी चीज को प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जैसा कि आप वहां गोइंग टू कर रहे हैं, आप दूसरे वर्ब को भी यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जैसे कि हम आज बाहर खाना खाएंगे, तो वी आर ईटिंग आउट टुनाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे रखना होगा, नॉन एक्टिव सेंटेंस का भी ध्यान रखना होगा। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर की बातें करना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम आगे जब टेंसेस की सीरीज में हम आगे चल ही रहे हैं, तो हमें फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी देखना होगा और फ्यूचर परफेक्ट भी देखना होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं, उसका कोई खास यूज नहीं है। तो दो टेंसेस और हम और देखेंगे, और आज जो बताया मैंने याद रखिए, और उसके बाद अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड किसी से कोई भी कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।